और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आपसे बस थोड़ी ही देर बाद अपना नामांकन फाइल करेंगे। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार का। रविंद्र, किस तरह की गहमा गहमी इस समय वहां पर, कितनी देर में नामांकन फाइल करने जा रहे हैं बीजेपी प्रेसिडेंट? बिल्कुल, अब से चंद मिनटों बाद ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए कि बीजेपी के जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चुनाव प्रभारी हैं यहाँ के, वो भी यहाँ पर खड़े हैं स्वागत करने के लिए। इसके पहले गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी, वो अंदर गए हैं। उनके पहले अरुण जेटली वित्त मंत्री, वो भी यहाँ पर आए हैं। जो नियम है कि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के सामने, डीएम के सामने नॉमिनेशन जो फाइल होता है, वहाँ पर केवल 5 से 7 आदमी ही हो सकते हैं। तो माना जा रहा है कि अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम अरुण जेटली, ओम माथुर के अलावा 1-2 लोग और होंगे। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि अमित शाह जब से वहाँ चले अहमदाबाद से, जहाँ से रोड शो कर रहे थे, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है। और आपको दिखाना चाहूंगा, अमित शाह की गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई है कलेक्ट्रेट पास। भीड़ काफी है, कार्यकर्ता उनके साथ है, लेकिन कलेक्ट्रेट में कोई भी नहीं आ सकता अंदर, कार्यकर्ता भी नहीं आ सकते हैं। जहां पर एक डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो नॉमिनेशन फाइल करता है उम्मीदवार, वो और उनके साथ साथ 5 से 7 आदमी अंदर होंगे। कहीं ना कहीं वो घड़ी आ गई है। अमित शाह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गांधीनगर लोकसभा सीट से गांधीनगर कलेक्ट्रेट डीएम ऑफिस पहुंच गए हैं। चंद मिनटों बाद ही वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर गांधीनगर, मैं यही पूछ रही थी आपसे कि रफली, देखिए उनका काफिला तो पहुंचा ही, तस्वीरें आपने दिखाई, आपसे वही पूछ रही हूँ कि रफली कितनी देर में कहा जाए कि नॉमिनेशन फाइल करना शुरू कर देंगे, और प्रक्रिया कितनी लंबी है, कितना टाइम लगता है उसमें? देखिए, इनके साथ देखिए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पूरा पेपर पहले से तैयार रहता है। मैं बता दूं कि इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं इस अमित शाह के साथ। तो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए देखिए डीएम ऑफिस में जब जाएंगे तो वहां पर सारा पेपर उनका तैयार होगा, क्योंकि अरुण जेटली ने सारा चीज जो जानकारी मिल रही है, एक लॉ के जानकार के अनुसार, क्योंकि लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, कानून के विशेषज्ञ भी हैं अरुण जेटली, वो खुद यहाँ पर हैं, सारे पेपर की तहकीकात वो खुद कर चुके हैं। तो जो जानकारी मिल रही है, अमित शाह वहां जाएंगे, सिग्नेचर करेंगे, क्योंकि उन सिग्नेचर डीएम के सामने ही अपना फाइल करना होता है सारे पेपर। तो उसमें बहुत ज्यादा समय वहां नहीं लगने वाला है। एक फॉर्मेलिटी होती है, 10 से 15 मिनट 20 मिनट के अंदर ही ये सारा प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी। आप देखिए कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे गांधीनगर कलेक्ट्रेट के ऑफिस के बाहर से। देखिए, वहां पहुंच चुके हैं, ऑफिस में परिवार के लोग भी पहुंचे हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि अंदर 5 से 7 लोगों को जाने की अनुमति। सुबह से ही काफी रिलैक्स्ड, बहुत ही खुश, और बॉडी लैंग्वेज ये बताने के लिए काफी कि कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है। गांधीनगर में वो ज्यादा समय बिताएंगे नहीं। बहुत ही परंपरागत तौर पर कहा जाए तो बहुत स्ट्रांग सीट है, सेफ सीट है बीजेपी के लिए। और बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर अमित शाह का बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन कार्यकर्ताओं में गांधीनगर से अमित शाह का चुनाव लड़ना अपने आप में जोश फूंकने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि न सिर्फ गुजरात की 26 सीटों पर, जैसा कि आज आपने उनके भाषण में भी सुना, हर भाषण में, हर इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा। रविंद्र को देख पा रही हूँ। रविंद्र, आप कुछ ताजा अपडेट देना चाह रहे हैं? क्या उस समय चल रहा है वहां पर? गुजरात के सीएम कौन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और कौन कौन से लोग आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, गुजरात के सीएम यहाँ पर है, डिप्टी सीएम है अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, ओम माथुर, ये सभी अंदर मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ही कलेक्ट्रेट डीएम के सामने अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिस पूरी प्रक्रिया पूरी होने में 10 से 15 मिनट लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, गांधीनगर कहा जा रहा है, यहाँ पर यहाँ कार्यकर्ता, यहाँ के नेता भी कर रहे हैं। आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे अमित शाह, उसके बाद पूरे देश में घूमेंगे, यहाँ प्रचार करने नहीं आएंगे। और इसका साफ संकेत है कि पार्टी का अध्यक्ष गांधीनगर से चुनाव लड़कर यही संदेश देगा कि जो गुजरात की जो 26 सीटें 2014 में आई थी, 2019 में भी मोदी को पीएम बनाने के लिए फिर से दोबारा ये 26 की 26 सीटें झोली में डालनी है। तो बड़ा आप देखिए, गांधीनगर सीट जाहिर तौर पर 89 से बीजेपी के पास है, 89 से, वहां से अटल बिहारी वाजपेयी भी जीते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी, बघेला भी चौथे बीजेपी के नेता हैं जो यहां से
नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और जैसा कि बीजेपी के नेता और उन्होंने भरोसा जताया कि यहाँ पर जीत उनकी पक्की है। अगर जीतते हैं तो चौथे बीजेपी के बड़े नेता होंगे, कद्दावर नेता होंगे, जो यहाँ से लगातार चुनाव जीतने वालों में शरीक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो पहले राज्यसभा से थे, 4 साल उनका बाकी था, लेकिन लोकसभा एक स्ट्रेटेजी रणनीति के तहत ही उनको यहां से चुनाव लड़ाया गया। आपने देखा कि बीच में यह भी अफवाह उड़ी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात से चुनाव लड़ सकते हैं दूसरी सीट से, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी ने पहले ही मना किया था, अमित शाह ने मना किया था कि नहीं, गुजरात से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और हुआ वही, वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अमित शाह चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब मैं इसको ग्राउंड लेवल पर समझना चाहती हूँ रविंद्र। 2017 में कांग्रेस क्लोज फाइट देती है बीजेपी को, 2019 में बीजेपी अमित शाह को गुजरात में गांधीनगर सीट से उतारती है। इसका ग्राउंड पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ रहा है वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, 2017 की स्थिति बिल्कुल अलग थी। जैसा कि आप वहां पर गुजरात में उस समय जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो मोदी यहां पर नहीं थे, मोदी पीएम थे, दिल्ली में थे। यहां पर विजय रूपानी यहाँ पर उनको बनाया गया था। आप देखिए किस तरह से उनको बनाना पड़ा था, मजबूरी में, और किन परिस्थितियों में बने थे। तो विजय रूपानी को जब राज्यसभा सदस्य थे, लोकसभा, तो हम लोगों ने देखा उतना बड़ा कद नहीं था कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। यानी फिर से एक बार चेहरा नरेंद्र मोदी का ही बनाया गया था यहाँ पर, कि वही एक चेहरा है यहाँ पर। विधानसभा चुनाव भले हो रहा लेकिन नरेंद्र मोदी ही चेहरा। लेकिन परिणाम जैसा भी हुआ, बीजेपी जीती। लेकिन 19 में अब तो पीएम मोदी जो गुजरात के ही है, उनको फिर से पीएम बनाना है, फिर से गद्दी पर बिठाना है। ये एक अलग से ग्राउंड लेवल पर फर्क दिखाई दे रहा है और फर्क पड़ेगा, और उसको और पुख्ता करने के लिए ही अमित शाह को यहाँ चुनाव लड़ाया गया है। किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ाया गया ये सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ से वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से और उम्र की वजह से उनको इस बार टिकट से आग्रह किया गया कि आप चुनाव न लड़े। तो कहीं ना कहीं इस बार ग्राउंड लेवल पर अमित शाह को इसी वजह से लड़ाया गया कि उसका प्रभाव न सिर्फ गांधीनगर बल्कि 26 की 26 सीटों पर पड़ना चाहिए, और पड़ेगा, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना और कहना है। 17 से बिल्कुल अलग हुआ 19, क्योंकि गुजरात के ही लाडले को फिर से दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर से बैठाना है। इसका प्रभाव पड़ेगा हर गुजराती में। तो इम्पैक्ट की बात लगातार कही जा रही है रविंद्र। यहां पर सवाल यह भी है कि अमित शाह गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनडीए के सहयोगियों के साथ शक्ति प्रदर्शन करना, उसके माध्यम से भी एक तरीके का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, वोटर को उसके माध्यम से भी एक मैसेज, और साथ ही विपक्ष के लिए चैलेंज कि भाई हम सब एक साथ हैं, आप में भी दम है तो एक साथ आइए और एक नेता के पक्ष में आपके क्राउड में नारे लगे। बिल्कुल, देखिए, जहां से उन्होंने रैली की, उसके बाद रोड शो किया, वो नारायणपुरा है। गांधीनगर में 7 विधानसभा है, जिसमें नारायणपुरा जो अहमदाबाद में पड़ता है, लेकिन नारायणपुरा गांधीनगर लोकसभा सीट में आता है, और वहीं से वो विधायक भी रहे, उनका घर भी वहां है। तो इस वजह से वहां से रैली भी शुरू की गई, और सबसे बड़ी मंच पर सबको इकट्ठा किया गया। सबसे महत्वपूर्ण थे उद्धव ठाकरे का नाम, और जैसा कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि विचारधारा एक ही विचारधारा होने के कारण से मतभेद हुआ था, जिसे सॉर्ट आउट कर लिया गया। अब कोई मतभेद नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ मोदी को पीएम बनाना। हमारा नेतृत्व कौन कर रहा है? पीएम मोदी कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के पास कौन है? एक भी नाम नहीं है। जो चाहता है, हर चाहते हैं कि उसकी सीटें ज्यादा है कि वो पीएम पद की दावेदारी कर सके अपने गठबंधन, या जो गठबंधन संभावित हो सकता है उसके सामने। तो कहीं ना कहीं यही संदेश देने की कोशिश की गई, चाहे प्रकाश सिंह बादल को लाया गया, रामविलास पासवान को लाया गया, या फिर उद्धव ठाकरे को। ये 3 महत्वपूर्ण नेता हैं एनडीए के, जो घटक दल के हैं, इसलिए उन तीनों को एक साझा मंच पर बैठाया गया, अमित शाह के साथ, राजनाथ सिंह, गडकरी के साथ, कि महाराष्ट्र में भी यह संदेश जाए कि दोनों पार्टियां अब एकजुट हो चुकी है, ग्राउंड लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी एकजुट हो चुकी है। बिहार में तो है ही, जैसा कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और अमित शाह सब एक ज्वाइंट वहां पर किए हैं, और यही संकेत पंजाब की भी देने की कोशिश की गई है। तो एनडीए एकजुट है, यह संदेश, और यह भी दिखाया गया कि विपक्ष बटा हुआ है, और इसको बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अस्थिरता को लिए 5 साल देना है, या स्थिरता के लिए जो स्टेबिलिटी है, और स्टेबिलिटी को अगर देना है तो फिर एनडीए को ही देना होगा। रविंद्र, आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अपना नामांकन फाइल करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। 5 से 7 लोगों की मौजूदगी में ये नॉमिनेशन फाइल होगा। 10 से 15 मिनट लगने की बात कही जा रही है। उससे पहले रोड शो से जुड़ी हर तस्वीर आपको हमने दिखाई। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह से रविंद्र कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, वो भी हमने दिखाई, जिसमें वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी दावा उनकी तरफ से किया गया। और रविंद्र कुमार, आज सुबह से हम आपकी ये जो पूरी लाइव कवरेज है वो तो अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही एक और दिलचस्प तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो कि 1991 की है। उस दौरान अमित शाह
जब आडवाणी साहब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो ये तीसरी रो में खड़े दिखाई देते हैं। और एक बार फिर से बीजेपी, क्योंकि इसी पिच पर खेलती आई है, कांग्रेस को इसी तरीके से निशाने पर लेती आई है कि हमारे यहाँ एक बूथ वर्कर, हमारे यहाँ पोस्टर लगाने वाला या हमारे यहाँ कुर्सी लगाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। देखिए ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं इस समय, नामांकन फाइल किया गया उनकी तरफ से, ऑफिस के अंदर की तस्वीर। अभी तक बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर की तस्वीरें हैं ये। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 89 से बीजेपी इस पर जमी रही है। जैसे मेरे सहयोगी बता भी रहे थे कि अरुण जेटली पहले से ही अंदर मौजूद थे, तो इस समय आप अरुण जेटली जो कि लॉयर भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, राजनाथ सिंह जिन्हें आपने सुना भी है अहमदाबाद में जब वो मंच से बोले जहां पर एनडीए के घटक दल मौजूद थे, उद्धव ठाकरे जिन्हें लेकर बार बार चर्चा हो रही थी, शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ महीनों पहले तनातनी की बात थी, लेकिन फिर आज उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह जब उनसे मिले तो हालांकि माना कि मतभेद था, मत भिन्नता थी, मन मुटाव था, लेकिन सब कुछ अब सुलझा लिया गया है, अब साथ साथ है। कहा हम में और बीजेपी में समानता है, हम सभी हिंदुत्व की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। और पहला लोकसभा चुनाव बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का ये ज्यादा समय भारत के दूसरे एरियाज में फोकस करने पर बिताने वाले हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है रैली और जनसभाओं का अमित शाह का। लगातार ये कहा जा रहा है गांधीनगर में ज्यादा समय वो बिता नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए काफी कि अमित शाह गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और साथ ही इस बात का भरोसा अमित शाह को भी आपने, अगर उन्हें सुना हो थोड़ी देर पहले जब 2-3 घंटे पहले बोल रहे थे, 3 घंटे पहले यही कहा उन्होंने कि मुझे उम्मीद है वर्कर बड़ी संख्या में साथ दिखाई देगा, बड़ी संख्या में साथ आएगा। और वही बात एनडीए के घटक दलों द्वारा भी कही गई। साथ ही ये देखिए नॉमिनेशन की तस्वीर, तो लगातार ये प्रक्रिया चलते हुए और ये भी बड़ी बात हो जाती है। आज जब ये आप तस्वीर देख रहे हैं तो आपको ये भी समझना होगा कि अमित शाह की जर्नी कैसी रही, राजनीतिक सफर जो है वो कैसा रहा है। दरअसल एक बूथ वर्कर रहे हैं, खुद उन्होंने कहा कि मैं पोस्टर्स लगाता था, प्रचार का काम देखता था, ग्रास रूट्स पर काम करता था। अब उस कार्यकर्ता का 2014 में याद कीजिए यूपी के प्रभारी थे और 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इससे पहले राज्यसभा में थे, अब लोकसभा मैदान में उतर, लोकसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के साथ की बात कर रहे हैं। और कहा भी उन्होंने यही कि मैं जनता के बीच रहने वाला आदमी हूं और इसीलिए गांधीनगर से किस्मत आजमा रहा है। वो सीट जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी जहां से थे सांसद रहे, अब आज अपने संबोधन में भी ये बात कही अमित शाह ने कि मेरे सामने आडवाणी जी की जो विरासत है उसको आगे ले जाना है, मेरी कोशिश जो है उस विरासत को आगे बढ़ाने की है। और जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये भी कहते हैं कि आज एक तरीके से ऑफिशियली ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में जो वाजपेयी आडवाणी इरा था वो खत्म हो गया और अब से शाह युग की शुरुआत हो गई। और वैसे आप ये भी जानते हैं कि जो जोड़ी है प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, हमने देखा है बीजेपी ने कई राज्यों में जीत दर्ज की। चाणक्य, बीजेपी का चाणक्य अमित शाह को कहा जाता है। ભગવાનના નામે ગંભીરતાપૂર્વક શપથ લઉં છું કે હું કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સત્ય, નિષ્ઠા અને વફાદારી રાખીશ અને હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ। सोचिए साल 2019 गांधीनगर, जहां आप अमित शाह जो कि अब बीजेपी प्रेसिडेंट भी हैं उन्हें नामांकन भरते हुए देख रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर, सुबह से ही जी न्यूज पर हम इस तस्वीर के बारे में बात करें और ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस तस्वीर में आपको लाल कृष्ण आडवाणी जो नॉमिनेशन भर रहे थे अपना 1991 की तस्वीर है ये, तो नरेंद्र मोदी उनके बगल में आपको दिखाई देते हैं, उनके पास में दिखाई देते हैं और अमित शाह तीसरी लाइन में खड़े हैं। और उस तीसरी लाइन से बीजेपी प्रेसिडेंट बनने का सफर
और उससे पहले एक बूथ पर कार्यकर्ता का सफर, पोस्टर्स चिपकाने का सफर, जिसे बार बार उन्होंने कई बार ये बात कही है कि मैं पोस्टर चिपकाता था, मैं ग्राउंड पर काम करता था, जनता के बीच था, और अब वापस दूसरी तस्वीर के माध्यम से वो जनता के बीच ही वापस जा रहे हैं चुनकर आने के लिए। पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, लेकिन सीट एक जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा। गुजरात की 26 सीटों पर तो कहा ही जा रहा है कि इसने कांग्रेस के समीकरण को गड़बड़ा दिया है। 2017 के बाद जो कांग्रेस पार्टी रिसर्जेंस की बात कर रही थी, गुजरात से बड़ी उम्मीदें लगा रही थी, उसके समीकरणों को बिगाड़ा है बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए, ऐसा पॉलिटिकल पंडित्स का कहना है। और साथ ही ना सिर्फ गुजरात की 26 सीटें बल्कि देश भर में कई सीटों पर इसके असर की बात कही जा रही है। और बड़ी बात, अगर आपने नोट की हो, जब एनडीए के घटक दल, एनडीए से जुड़े हुए जो नेता, चाहे उद्धव ठाकरे रहे हो, उद्धव ठाकरे खासतौर पर, या प्रकाश सिंह बादल रहे हो, या रामविलास पासवान रहे हो, उद्धव ठाकरे जब अगर वोट की अपील करते हैं तो थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी भी कहते थे वोट ट्रांसफर होता है। वोट ट्रांसफर, जो इन घटक दलों का वोट है वो बीजेपी के लिए ट्रांसफर होता है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक की होता है। और साथ ही आज ये भी कहा जा रहा है कि शाह ईरा की शुरुआत हो रही है। आडवाणी जी 30 साल बाद ये कहा जा रहा है पहला मौका जब लालकृष्ण आडवाणी के बिना बीजेपी मैदान में उतर रही है। तो देखिए, नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। रविंद्र कुमार का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। रविंद्र, हम देख रहे हैं उद्धव ठाकरे वहां पर मौजूद थे, बीजेपी सरकार में मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर अरुण जेटली हो, वो भी वहां पर मौजूद थे। अब आगे का क्या कार्यक्रम है अमित शाह का? देखिए, अब यह नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एक और महत्वपूर्ण काम करेंगे अमित शाह, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। अहमदाबाद सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि पिछले बार 2014 में आपने देखा कि फिल्म एक्टर परेश रावल यहां से चुनाव लड़े थे, जीते थे, और इस बार परेश रावल ने खुद ही कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये तय करके जाएंगे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कि क्या उन्हें फिर दोबारा उम्मीदवार बनाया जाए या किसी और को यहां से उम्मीदवार बनाया जाए। एक तो ये काम करके जाएंगे। दूसरा, गुजरात की 26 सीटों को लेकर वो मुख्यमंत्री विजय रूपानी हो, ओम माथुर जो प्रभारी है उनसे हो, या दूसरे बड़े नेताओं से, तमाम बड़े नेताओं से विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि गुजरात में अमित शाह तो आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कम से कम 6-7 रैलियां यहां होने वाली है, 6-7 से ज्यादा रैलियां अमित शाह के भी होगी, लेकिन गांधीनगर में नहीं होगी। और दोनों जो बड़े नेता है गुजरात से ज्यादा बाहर का समय देंगे, इसलिए अहमदाबाद सीट और गुजरात की पूरी 26 सीटों की रणनीति बनाकर ही यहां से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। मेरा एक और सवाल है रविंद्र, तमाम एक्सपर्ट्स को मैं पढ़ रही हूँ, कई जगह फाइनली वाजपेयी एंड आडवाणी ईरा जो है, ठीक है, वही प्रक्रिया की तस्वीर एक बार फिर से, नामांकन की जो प्रक्रिया थी वही तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। लेकिन रविंद्र, ये जो आडवाणी और वाजपेयी साहब का जो ईरा था उसे कहा जा रहा है अब ऑफिशियली वो खत्म हो गया है और अब बीजेपी में शाह ईरा की शुरुआत हो गई। रविंद्र, मुझे भी जानना है। देखिए, वाजपेयी एरा या आडवाणी एरा जाहिर तौर पर उम्र के उस पड़ाव पर लाल कृष्ण आडवाणी थे, 90 से ऊपर साल के उनकी उम्र हो चुकी है, और हम लोगों ने संसद भवन में भी देखा, वो संसद में रेगुलर आते थे, लेकिन जो स्वास्थ्य की हालात होती है उम्र के हिसाब से वो उन पर भी असर पड़ता, उन पर असर पड़ा। और पार्टी ने एक तरह से बता दें 2014 में एक तरह से फैसला ले लिया था कि 75 साल के एक बैरियर हम रखेंगे। और आपने देखा होगा कि जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी से बात करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था, साफ तौर पर कहा था कि पार्टी ने एक फैसला लिया था और धीरे धीरे हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप देखिए कि चाहे कलराज मिश्र हो, मुरलीधर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, शांता कुमार हो, विजय चक्रवर्ती गुवाहाटी से, ऐसे तमाम बड़े नेता, चाहे खंडूरी हो, तमाम बड़े नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया गया। सीधे तौर पर 75 साल से ज्यादा उम्र हो गई, आपने पार्टी की बहुत सेवा की, आपका मार्गदर्शन हम लेते रहेंगे, जैसा कि राजनाथ सिंह ने भी कहा था सुधीर चौधरी जी न्यूज एडिटर से बात करते हुए कि हम उनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे, अब मार्गदर्शन आगे भी लेते रहेंगे। आप देखिए कि अमित शाह यहाँ पर आ गए नॉमिनेशन फाइल करके, जाहिर तौर पर उनके साथ तमाम बड़े नेता भी आए हैं, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने में एक प्रक्रिया होती है, सारा पेपर तैयार होता है, उसकी पहले से जांच कर ली जाती है। खुद जब अरुण जेटली कानून के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, उन्होंने खुद ही जांच कर ली थी, आप देखिए स्क्रीन पर अरुण जेटली भी दिखाई दे रहे होंगे, जांच कर ली थी। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी होता है,
सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना कि एक नियम है, हस्ताक्षर करना डीएम के सामने हर नॉमिनेशन फाइल करने वाले नेता को करना पड़ता है। वही काम अमित शाह ने भी किया। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, नॉमिनेशन फाइल हो गया है, यानी गांधीनगर से उम्मीदवारी भर दिए हैं अमित शाह ने। अब इसका इम्पैक्ट जाहिर तौर पर पड़ेगा। देखिए एक बात और, जैसा कि आपने भी कहा था कि अटल अडवाणी युग कम से कम 70 साल तक चला इस पार्टी में, और जाहिर तौर पर इसे कोई इंकार नहीं कर सकता कि आज पार्टी जहां भी है, कम से कम 2014 तक उसे खड़ा करने में वही दोनों महानुभावों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जब कुछ भी नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, गांव-गांव सड़क घूमते थे, हम लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा, हम लोग से जो ऊपर की पीढ़ी है उन लोगों ने तो कई बार देखा है इन दो बड़े नेताओं को खासकर, और चाहे मुरली मनोहर जोशी को भी, कि पार्टी के लिए क्या क्या किया है। आज भले ही पार्टी के पास संसाधन भी है, आज सोशल मीडिया भी है, आज तरह तरह से प्रचार होता है, लेकिन उस समय के हालात को सोचिए। तो जाहिर तौर पर अटल अडवाणी एक युग था, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन समय हमेशा आगे रुकता नहीं है, समय बढ़ते जाता है और नई पीढ़ी आती है, तो नई पीढ़ी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कार्यभार संभाल लिया है, इसमें कारवां आगे बढ़ते जाएगा। अमित शाह के परिवार के भी सदस्य आए हुए थे, उनकी पत्नी यहाँ पर थी, घर के और भी लोग थे, बच्चे थे, तो जाहिर तौर पर यह परिवार के लिए भी बड़ा समय है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष है। आपने देखा कि 1982 में खुद अमित शाह ने भी कहा, आज 1982 में वो इसी जहां पर आज उन्होंने रैली की थी, वही उसी रैली के ठीक पीछे एक बूथ था, उस बूथ अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने काम किया था, और पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उसी कंस्टिट्यूएंसी से नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे। तो ये जाहिर तौर पर ये बीजेपी में ही हो सकता है। अगर दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों को हम बात करें, लेफ्ट को छोड़कर दूसरी किसी राष्ट्रीय पार्टी में ऐसा होता नहीं दिखा है। रीजनल पार्टी को तो बात ही छोड़ दी है, जहां पर डायनेस्टी चलता रहा, जैसा बार बार अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका जिक्र करते रहे, लेकिन बीजेपी में आप देखिए कोई भी किसी भी बड़े नेता, अटल अडवाणी के किसी भी परिवार का कोई सदस्य जो अपने हैं, जो वो चुनाव में नहीं आए। आप उसी तरह से आप देख सकते मुरली मनोहर जोशी के नहीं आए। मोदी, पीएम मोदी जो कहते हैं चाय वाला थे, वो चाय वाला से पीएम बने। अमित शाह बूथ अध्यक्ष से पार्टी अध्यक्ष बने और चुनाव लड़ रहे। तो कहीं न कहीं एक परंपरा है, अलग पार्टी विद डिफरेंस जो नारा दिए थे लाल कृष्ण आडवाणी ने 2005 में, वो दिख रहा है, अब दिखने भी लगा है। तो कहीं न कहीं पार्टी अलग है, इसलिए पार्टी ने दावा किया कि 11 करोड़ से ज्यादा उसके कार्यकर्ता हैं। कभी 2 दर्जन के आसपास देश में सरकारें थी, आज भले ही कुछ कम हुई हो। आप देखिए उद्धव ठाकरे यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हुए थे। बड़ी बात है ये, नॉमिनेशन फाइल करने की जो प्रक्रिया है रविंद्र, वही प्रक्रिया हम एक बार फिर से वही तस्वीरें चला रहे हैं। रविंद्र, आप बताइए, 5 से 7 लोग दिखाई दे रहे हैं, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, उद्धव ठाकरे, ये जो प्रक्रिया है हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए। जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे, उनकी दिलचस्पी होगी इस प्रक्रिया के डिटेल्स को लेकर, प्रस्तावक कौन था, क्या क्या हुआ, वो बताइए। तस्वीरें हम चला रहे हैं, जानकारी आप पहुंचाइए। देखिए पक्के तौर पर तो क्योंकि आज जब से हम लोग आए हैं उसके बाद से अमित शाह के पीछे ही जा रहे हैं, समय नहीं मिल पाया कि एक प्रस्तावक कौन था। लेकिन अमित शाह के साथ साथ देखिए पूरा पेपर उसकी दिल्ली में तैयार हुई थी, अरुण जेटली ने तैयार किया था, खुद अपनी निगरानी में तैयार हुई थी। किसी तरह की भूल ना हो, किसी तरह की चूक ना हो, क्योंकि पार्टी लगातार चुनाव लड़ते रहती है। अमित शाह खुद पार्टी के अध्यक्ष है, सिंबल देते हैं। देखिए कोई भी कैंडिडेट होगा, पार्टी का अध्यक्ष ही सिंबल देता है, उसका चुनाव चिन्ह देता है, जो बीजेपी का है कमल के निशान। तो अपने लिए भी उन्होंने अलॉट किया है, क्योंकि संसदीय बोर्ड में उसका फैसला हुआ था। पार्टी अध्यक्ष हो, चाहे पीएम नरेंद्र मोदी का हो या तमाम बड़े नेताओं का जो होते हैं, उनका फैसला सीईसी में तो होता ही है, मोहर लगती है, लेकिन संसदीय बोर्ड में होता है। और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करने का जो प्रक्रिया होती है, अरुण जेटली की निगरानी में हुई, प्रस्तावक तैयार हुए, जो माना जा रहा है कि प्रस्तावक के रूप में हो सकता है अरुण जेटली खुद हो या विजय रूपानी हो, क्योंकि उद्धव ठाकरे हो नहीं सकते हैं, बाकी दूसरे बड़े नेता नहीं। तो माना अभी हम पक्के तौर पर तो नहीं कर सकते, प्रस्तावक के तौर पर विजय रूपानी जो सीएम है वो हो सकते हैं, या फिर दूसरे जो जीतू बगरानी है यहाँ के अध्यक्ष, वो होंगे अनुमोदन करता। तो 5 से 7 लोग जाते हैं डीएम कलेक्ट्रेट ऑफिस में, सारा पेपर पहले से वहाँ चेकिंग होता है, एक बार देखते हैं कोई छूट तो नहीं गया है, कोई कॉलम तो नहीं छूटा हुआ है। उसके बाद डीएम के सामने सिग्नेचर होता है। डीएम चूंकि चुनाव अधिकारी हो जाता है यहाँ पर, वो राज्य सरकार के अंतर्गत काम नहीं करता, बल्कि चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करता है, उसके पास पूरा पावर होता है। तो इसलिए पेपर भी सोच समझ के ही फाइल करना पड़ता है, सारा पेपर के साथ। सिग्नेचर हुआ, बाहर निकल गए, क्योंकि वहां पर भी एक लिमिटेशन होता है, कितने लोग जाएंगे, कितने समय तक वहां रहेंगे। चुनाव जो नॉमिनेशन फाइल करने का है 11 से 3 बजे तक होता है पूरे देश में, तो उसके पहले ही अभी 2 बजे करीब 2 बज रहा है,
नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रस्तावक और जो तमाम बड़े नेता थे वो सब बाहर निकल गए। उद्धव ठाकरे भी आप देखिए क्या है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, कम से कम मुझे तो याद नहीं इतने सालों में, कि शिवसेना का कोई बड़ा नेता, चाहे बाल ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, बीजेपी के किसी बड़े नेता के नामांकन में, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, कुशाभाऊ ठाकरे, तो चुनाव लड़े ही नहीं थे। ऐसे तमाम बड़े नेताओं के नॉमिनेशन फाइल करने में कभी गए हो बाल ठाकरे। ये पहली बार हो रहा है कि उद्धव ठाकरे अमित शाह के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए हैं। एक यानी संकेत साफ तौर पर है कि जो भी मनमुटाव था वो दूर हो चुका है। मनभेद नहीं हुआ, मनमुटाव था, मतभेद था, मनभेद नहीं हुआ था। इसलिए हम आए हैं एकजुटता भी दिखाने के लिए, और इसका संकेत न सिर्फ गुजरात में बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र में पूरा पड़ने वाला है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र बहुत चीजों में एक दूसरे से मिलता जुलता है, चाहे कल्चर में हो या फिर एक पॉलिटिक्स में हो, ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए उद्धव ठाकरे जब आए तो उन्होंने एक तरह से अपने पूरा भाषण उसका सुना होगा, सुनाया भी होगा, क्या क्या बातें कही, चाहे अमित शाह के लिए कही हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए या अपने गठबंधन के लिए। तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन का संकेत गुजरात के गांधीनगर से लेकर महाराष्ट्र के 48 सीटों के लिए था कि हम एक हैं और 48 सीटों पर हम सबसे ज्यादा चुनाव जीतकर मोदी को प्रधानमंत्री फिर से बनाएंगे। रविंद्र, मेरा सवाल ये भी है, मुझे याद 2014 में यूपी के प्रभारी थे, आज 2019 में अब बीजेपी के अध्यक्ष है। ये स्पष्ट दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए गांधीनगर का चुनाव क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो चुनाव क्षेत्र है जिससे मावलंकर साहब, आडवाणी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब इसका प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। इसी को, इसके महत्व को देखते हुए पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ से नामांकित किया है, और हमें पूरा विश्वास है कि एक रिकॉर्ड मार्जिन से वो यहाँ भी जीतेंगे और गुजरात की 26 सीटें एक बार फिर श्री नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। श्री अरुण जेटली को आप सुन रहे थे, साफ कहते हुए सुना गया, रिकॉर्ड मार्जिन से अमित शाह गांधीनगर सीट तो जीतेंगे ही, गुजरात की 26 सीटों पर भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। 26 की 26 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार इस बड़ी कवरेज से जुड़ा हर पहलू और हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र, सवाल वही, 2014 में यूपी के प्रभारी थे, एनडीए ने 73 सीटें निकाली थी, प्रचंड, एक तरीके से कहिए कि विपक्ष का तो सफाया कर दिया था। कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ गांधी परिवार की 2 सीटें बचा पाई थी। कुछ ऐसा ही हाल सपा का हुआ था, बसपा का तो सफाया हो गया था। अब 2019 में बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कितनी आसान या कितनी मुश्किल है अमित शाह की राह? अमित शाह के लिए चुनौतियां भी बहुत बड़ी हुई है और काफी मुश्किल है। देखिए, ये बीजेपी भी मान के चल रही है और जानती भी है, और जो हालात है उसके अनुसार दिखता भी है कि जितनी सीटें 2014 में उत्तर प्रदेश में आई थी, इस बार उसे दोहराना काफी मुश्किल होगा, या कहा जा सकता है कि नामुमकिन भी हो सकता है। हाँ, ये जरूर कोशिश है कि उस आंकड़े को बहुत ज्यादा कम न होने दिया जाए। चाहे एसपी बीएसपी का गठबंधन होने के बावजूद आप देखिए कि स्ट्रेटेजी अभी बनी रही है। निषाद पार्टी जो पहले एसपी बीएसपी के साथ गया था, उसे अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ से मिले थे, संभावना की अमित शाह से भी मुलाकात करें और गठबंधन हो, उनको एक आध सीट दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ सीटों को रोक कर रखा गया है इसी रणनीति के तहत। तो चुनौतियां तो है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में इतिहास को दोहराना 2014 का काफी मुश्किल होगा और अमित शाह के लिए। हालांकि पिछले 5 साल से अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार वहां दौरा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ हर सीट को लेकर, हर बूथ को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पर एक लहर थी, मोदी लहर थी 2014 में। अब क्या है कि आपके पास राष्ट्रवाद है, आपके पास मोदी का विकास कार्य है, मोदी का चेहरा है, लेकिन उस लहर को दोहराना, बार बार लहरें दोहराई नहीं जाती है। समुद्र की लहरें भी आप देखिए कभी ऊंची होती है, कभी नीची होती है, बार बार एक ही टाइप की लहर नहीं आती है। 1977 बार बार नहीं हो सकता है, 1984 बार बार, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण था 1984, वैसा बार बार नहीं हो सकता है। उसी तरह से 2014 बार बार नहीं हो सकता है कि 30 साल बाद
282 और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सीटें जो दोहराना काफी मुश्किल होगा। इसलिए चुनौतियां तो है, चुनौतियां सिर्फ वही नहीं है, चुनौतियां उनको उन राज्यों में भी है जहां पर बीजेपी हार गई है, खासकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सारे सीटों को बदलना पड़ा वहां पर, जबकि वहां के रमन सिंह के बेटे राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे थे। राजस्थान में, झारखंड में, बिहार में हो सकता है बचाने में बहुत कामयाब हो, लेकिन इन राज्यों से काफी उनको मशक्कत करनी पड़ेगी और मशक्कत करनी पड़ रही है पिछले कई दिनों से। पश्चिम बंगाल में इसकी भरपाई करने के लिए, उड़ीसा में इसकी भरपाई करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में इसकी भरपाई करने के लिए चुनौतियां हैं, काफी मुश्किल काम है, लेकिन आश्वस्त है, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा जी न्यूज से बात करते हुए कि हम पीएम मोदी बनाएंगे फिर से दोबारा मोदी को, और हम उससे ज्यादा इंटरव्यू हमारे दर्शकों को हम आगे भी दिखाएंगे और अभी तक दिखाया भी है। काफी कॉन्फिडेंट आपके साथ उस बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपका इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए और पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी भीड़ देखी गई आज अमित शाह के रोड शो के दौरान।